फाइन स्टूडेंट, एथिक्स, एथिक्स क्लास नंबर 14, करेक्ट। ये हम लोग का 14th क्लास है। देखो अभी तक क्या क्या कवर किए हम लोग। अभी तक पहला जो यूनिट था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, वी हैव कंप्लीटेड। ये कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट दैट इज योर एटीट्यूड, एटीट्यूड वी हैव कंप्लीटेड। ये 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, समझ गए ना। एंड थर्ड वन दैट इज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल values for civil service, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। आज का जो क्लास है इससे से रिलेटेड है, ठीक है। और कल के क्लास में पढ़ेंगे इसका वैल्यूज। तो बताना फर्स्ट वैल्यूज क्या है एज पर द सिलेबस? इंटीग्रिटी, लिखते रहोगे तुम लोग। सेकेंड वैल्यूज बताओ? इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिजनशिप। अब बताओ एम्पैथी, टॉलरेंस और नहीं है क्या इसमें? टॉलरेंस एंड कंपैशन, टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो हमारा विषय ये है, इसको लिख लो अच्छे से। एवरी टाइम राइट डाउन द सिलेबस। आपको पता है फिर भी लिखो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। चलो बात करते हैं हम लोग। और आज की क्लास में जैसे कि मैंने कहा है कि आज क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड बात करेंगे, केवल इससे रिलेटेड। ये क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है, ठीक है। बट एप्टीट्यूड से पहले फिर एटीट्यूड का बात करते हैं। क्या होता है एटीट्यूड? व्हाट इज एटीट्यूड? ये आंसर तुम पहले भी दे रहे थे। यदि तुम्हारे आंसर में परिवर्तन नहीं आया क्लास करने के बाद भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। मेंटल एक्शन, जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी डिस्चार्ज करने से पहले जो हमारा सोच रहा है, हाँ, यानी कि साइकोलॉजिकल टेंडेंसी किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करने का। और कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कोई सिचुएशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, उसको हम देख रहे हैं या फिर उसको महसूस कर रहे हैं। तो व्हाट वी फील इनसाइड, क्या हम अंदर सोचते हैं। और जब उस चीज़ को हम लोग दिखाते हैं ग्राउंड लेवल पे तो वो बिहेवियर बन जाता है। सही बात है ना। ये जो हमारा एटीट्यूड है ये थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। ये थॉट प्रोसेस रिस्पॉन्स लेता है और वही रिस्पॉन्स ओवर द पीरियड बिहेवियर बन जाता है। ये भी चर्चा किए थे पिछले क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, इन आवर 13th क्लास, उसमें चर्चा कर चुके हैं। तो एटीट्यूड भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि पढ़े हो तो बच्चे लोग अंतर समझ में आना चाहिए। यदि पढ़ने के बाद भी सेम ही आंसर दे रहे हो जो पहले दे रहे थे, इसका मतलब कोई पढ़ाई लिखाई कोई काम का नहीं है। बात समझ लो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो उसको। अब यहां समझते एप्टीट्यूड क्या होता है।
देखो एप्टीट्यूड तुम्हारा सिलेबस का भी हिस्सा है। एक तुम्हारा प्रीलिम्स का पेपर होता है और दूसरा पेपर कहते हैं एप्टीट्यूड होता है, नहीं, इसको हम सी सैट कह देते हैं। सी सैट में एप्टीट्यूड है कि नहीं है? ए शब्द क्या होता है एप्टीट्यूड का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड? कोई प्रॉब्लम हम लोग कितना जल्दी सॉल्व हाँ, करते हैं, वो टेंडेंसी लोगों को है। कंपिटेंसी, एबिलिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन, कोई भी काम को कितना अच्छे से हम सॉल्व कर पाते हैं। जिसके पास हायर एप्टीट्यूड होगा वो और अच्छे से करेगा सॉल्व, और जिसके पास उतना कंपिटेंसी नहीं होगा तो वो उतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएगा। सही बात है ना? यानी कि स्किल, दूसरे शब्द में कहा जाए तो स्किल है ये। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट योर स्किल। देखो एटीट्यूड अपने जगह है और एप्टीट्यूड अपने जगह है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के पास हो सकता है दोनों गुण हो, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के पास हो सकता है कि एप्टीट्यूड ज़्यादा हो और एटीट्यूड कम हो, ये भी हो सकता है। दोनों ही पॉसिबल है ना स्टूडेंट? एटीट्यूड आपके बिहेवियर तक है और एप्टीट्यूड आपका स्किल है। जय नहीं कि दोनों आपका बराबर ही रहे। हो सकता है एटीट्यूड, देखते हो ना कई लोग होते हैं ना जो अपने एप्टीट्यूड में बहुत बेस्ट होते हैं मगर एटीट्यूड में अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिसको बोलने भी ठीक से नहीं आता है, जिसको पता नहीं कि हाउ टू रिएक्ट, बट उसका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग रहेगा और वो एप्टीट्यूड से भी वो आदमी जाना जाता है कि चलो भले ही इसको बोलने। जैसे एग्जाम्पल देखो एलन मस्क, देखो एलन मस्क को ठीक से इंटरव्यू देने नहीं आता है। इंटरव्यू देखना एलन मस्क का, वो उतना खुल के नहीं बोल पाते हैं। समझ रहे हो ना बात को? उतना खुल के नहीं बोल पाते हैं। एप्टीट्यूड तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होगा, कुछ ज़्यादा ही भी होगा। तो जरूरी नहीं है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड आपका बराबर हो। हाँ, यदि बहुत अच्छा मिश्रण है तो ये आपका प्लस पॉइंट है। यदि मान लो एटीट्यूड भी बढ़िया है और एप्टीट्यूड भी बेहतरीन है तो इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एटीट्यूड से बिहेवियर का जन्म होगा, एट द सेम टाइम स्किल भी बहुत अच्छा है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। तो यदि एक एडमिनिस्ट्रेटर स्टूडेंट उसके अंदर एटीट्यूड भी बढ़िया हो और एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग हो तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा वो। जैसे हम मेट्रो मैन का बात कर लें, जैसे गुप्तेश्वर पांडे जी का बात कर लें, जो बड़े बड़े सिविल सर्वेंट रहे हैं भारत के, उनमें में भी दोनों ही बहुत अच्छे से बैलेंस होगा, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। देखो मेट्रो मैन के पास स्किल तो बहुत होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, होगा तभी ना इतना बड़ा विजन होगा जी। बिना स्किल का इतना बड़ा विजन हो सकता है क्या किसी का? हाँ, तो स्किल तो होगा। जैसे गुप्तेश्वर पांडे जी के पास स्किल तो होगा कैसे कम्युनिटी पुलिसिंग करना है, ये स्किल हुआ ना जी। और एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है उनका कि लोअर सेक्शन के साथ बहुत अच्छे से जाके वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, उनका दुख और दर्द को समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, जो बड़े ओहदे पहुंचेगा, जो बहुत प्रतिष्ठित होगा, उसके पास जरूर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का कोलैबोरेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, बैलेंस होगा। तो इसलिए दोनों ही होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये थर्ड यूनिट में इंट्रोड्यूस किया गया है एप्टीट्यूड। होप सो समझ में आ गया होगा सिलेबस देने का पीछे का क्या कारण है। ये हो गया एप्टीट्यूड। फाउंडेशनल वैल्यूज, फाउंडेशनल का मतलब क्या होता है? बेसिक्स, बेसिक्स इन हुआ जी। हाँ, तो बेसिक वैल्यूज, सिविल सर्विस के लिए बेसिक वैल्यूज क्या हो सकता है जो कि बता दिया गया है तुम लोग को। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी तो मास्टर वैल्यूज है, यही वैल्यू से बाकी वैल्यूज डिराइव होता है। जिसके पास एब्सोल्यूट अपराइटनेस हो, एब्सोल्यूट राइचुअसनेस हो, एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस हो, तो वो गलत काम कर ही नहीं सकता है। बाकी सब चीज़ अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा। नहीं, यदि 100% ऑनेस्टी आप अपने काम में, तो देखो इम्पार्शलिटी तो बिल्कुल पार्शियल नहीं हो, आप सबको बराबर देख रहे हो, आर्टिकल 14 के हिसाब से देख रहे हो सबको। हाँ, नॉन पार्टीशन बिल्कुल सेम ही चीज़ है कि आप जब निर्णय ले रहे हो तो कोई ये नहीं पॉलिटिकल प्रेशर से नहीं ले रहे हो, पॉलिटिकल न्यूट्रल होकर ले रहे हो। दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टीशनशिप। डे ऑफ द जो गवर्नमेंट है या डे ऑफ द पॉलिटिक्स है उससे प्रभावित नहीं हो रहे हो। आप जो काम कर रहे हो वो वही काम कर रहे हो जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गए ना? इम्पैथी देखो, बिल्कुल इंटीग्रिटी है तो इम्पैथी रहेगा। इम्पैथी मतलब क्या है कि फीलिंग्स,
मतलब दूसरे के जगह पर रह के फील करना कि क्या वो फील कर रहा है। जैसे मान लो किसी को चोट लगा है, हाथ अभी चोटिल है, तो तुम अफसोस जताने ज़्यादा सोच रहे हो कि यदि हमको भी चोट लगा होता तो हम कैसे फील करते, तो ज़्यादा बेटर तरीके से डील कर पाओगे सिचुएशन को। एम्पैथी, टॉलरेंस, बिल्कुल डेमोक्रेसी। टॉलरेंस क्या होना चाहिए, सबके प्रति टॉलरेंस रहना चाहिए ना, ये मल्टी व्यू को प्रमोट करता है ये वैल्यूज, समझे ना। एंड कंपैशन, बिल्कुल कंपैशन मतलब लव, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, किसको लेके, वीकर सेक्शंस को लेके। तो इस क्लास को हम लोग 2 या 3 क्लास में डील करेंगे, इस यूनिट को लेके। इस यूनिट को हम लोग 2 या 3 क्लास में डील करेंगे। आज की क्लास में केवल ये समझेंगे, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे कि वाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विस। वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के लिए। नंबर 1 पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, मैंने बता ही दिया है बट हम बताएंगे फिर से यहाँ पे। तीसरा समझेंगे कि सिविल सर्वेंट और फाउंडेशनल वैल्यूज दोनों में क्या लिंक है। पहले तो सिविल सर्विस में क्यों जरूरी है, और दूसरा क्या है सिविल सर्वेंट में क्यों जरूरी है। हाँ, सुनने में सेम ही लगेगा बट ये सेम नहीं है। और उसके बाद देखेंगे सिविल सर्विस में प्रॉब्लम क्या है, आखिर सिविल सर्विस में प्रॉब्लम है तभी तो ये सब चीज लाया गया है। क्या क्या चीज प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम से गुजर रहा है सिविल सर्विस, समझ गए ना। एंड लास्ट वन देखेंगे क्या क्या रिकमेंडेशन है, और यहीं पे तुम्हारा नोलन कमेटी आएगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा एक्चुअली, जो यूके का था। हाँ, संतरण कमेटी आएगा, पीसी होटा कमेटी आएगा, 5th कमीशन आएगा, बहुत तरह तरह का रिकमेंडेशन आएंगे यहाँ पे, समझ गए ना। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। लिख लिया उस सिलेबस को। वैल्यूज इन सिविल सर्विस, ऐसे लिख सकते हो, रोल ऑफ वैल्यूज इन सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में वैल्यूज का क्या रोल है। देखो, यदि आपके पास वैल्यूज होंगे, सिंपल बात है, इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, यदि हमारे पास गुड वैल्यूज होगा तो गुड एटीट्यूड होगा ना स्टूडेंट, गुड एटीट्यूड होगा। और यदि हमारे पास गुड एटीट्यूड होगा तो गुड बिहेवियर होगा, यही तो चाहिए। हमें ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए जिसका बिहेवियर अच्छा हो, नहीं जो अपने आप को राजा नहीं समझे, जो अपने आप को प्रजा का एक सम्मानित सेवक समझे। सही बात है ना। मगर सिविल सर्वेंट यदि अपने आप को राजा समझता है तो ये उचित नहीं है। उसके लिए वैल्यूज का होना जरूरी है। यही वैल्यूज ओवर द पीरियड तुम्हारा एटीट्यूड में कन्वर्ट होता है, और यही तुम्हारा एटीट्यूड गुड बिहेवियर में कन्वर्ट होगा। बट एटीट्यूड मस्ट बी गुड। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यूज क्या है, गुड बिहेवियर में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। क्लैरिटी, ये क्लैरिटी को बढ़ाएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट। आपका जो सोचने का जो तरीका है ना उसको दुरुस्त कर देगा। यदि वैल्यूज रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिड्यूस एथिकल डायलेमा। कई बार धर्म संकट में पड़ जाते हैं ना सिविल सर्वेंट वाले लोग सब, तो एथिकल डायलेमा को भी कम करने में ये हेल्प करेगा स्टूडेंट। यदि आपके पास वैल्यूज हैं, आपको पता है कि इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, और आपको यदि कोई पैसा दे रहा है, आपको कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करवा रहा है, तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत चीज़ है, तो आप उस तरफ नहीं बहोगे, उस तरफ आप नहीं जाओगे, उस दिशा में आप जाओगे ही नहीं। समझ पा रहे हो ना। तो ये कहीं ना कहीं एथिकल डायलेमा को घटा देता है। क्यों? क्योंकि ये क्लैरिटी ऑफ थॉट लाता है। सिंपल बात है। जब क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा आपके अंदर, तो जाहिर सी बात है जो धर्म संकट है, एथिकल डायलेमा, वो अपने आप घट जाएगा। हाँ, इट इंप्रूव्स योर मैनेजरियल स्किल्स।
आपका मैनेजरियल स्किल को बढ़ा देगा, मैनेज करने का जो पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। इट हेल्प्स टू इंप्रूव योर टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट को बढ़ा देगा जी, सब एक साथ काम करें। और जब टीम स्पिरिट बढ़ेगा स्टूडेंट, तो कहने का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा ना, यानी कि होल ब्यूरोक्रेसी विल परफॉर्म गुड। टीम स्पिरिट से यदि काम करे तो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेसी का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा। वैल्यूज तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म को भी बढ़ावा देता है कि बी प्रोफेशनल, इट विल इंक्रीज योर प्रोफेशनलिज्म। वैल्यूज इन सिविल सर्विस लेट्स टू बिकम एन इकोनॉमिक, ये आपको इकोनॉमिक बना देगा, यानी कि बेकार का पैसा खर्च नहीं करना है, एफिशिएंसी लाएगा। यदि स्टूडेंट 2 घंटा का चीज तुम 12 घंटा में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं करप्शन कर रहे हो तुम। बात समझ गए ना, करप्शन केवल पैसा का ही बात नहीं होता है, यदि आप सही टाइम पे सही काम नहीं करते तो वो भी करप्शन है। बात समझे, यदि आपका जो खर्च करने का जो तरीका है वो यदि 100 रुपया में हो सकता है और वहीं पे तुम 200 रुपये खर्च कर रहे हो तो 100 रुपया करप्शन हो गया है जाने अनजाने में। तो इफेक्टिवनेस आना चाहिए, इकोनॉमिक आना चाहिए, आपका इकोनॉमिक होना चाहिए। डिसीजन कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पैसा है, वो पैसा पब्लिक के लिए है। बात समझे ना, पब्लिक के लिए वो पैसा है। एफिशिएंसी होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, समझ गए ना। और क्या होगा बताओ तुम लोग, और क्या हो सकता है वैल्यूज करो, एनीथिंग? हाँ टीम स्पिरिट हो गया ना, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव कह सकते हो, पॉजिटिव एटमोस्फेयर, पॉजिटिव वर्क कल्चर। यदि अच्छा बिहेवियर रहेगा, अच्छा वैल्यूज रहेगा तो पॉजिटिव वर्क कल्चर, पॉजिटिव वर्क कल्चर प्रमोट होगा। समझ गए ना, पॉजिटिव वर्क कल्चर प्रमोट होगा। एनीथिंग डू यू वांट टू ऐड? हाँ, और कुछ बोलना चाहते हो, हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। एनीथिंग? एक्सेप्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगा लोगों के बीच में ब्यूरोक्रेसी को हाँ, लेके। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो स्टेचर है, स्टेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। नाइस। बोलेंगे ना कि ये बहुत अच्छा डीएम है, 100%। अभी भी देखो किरण बेदी का नाम लिया जाता है, अभी भी मेट्रो मैन का नाम लिया जाता है, अभी भी बहुत ऐसे डीएम होंगे हमारे भारत में जिनको हम आंख बंद करके एसेस कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और पता है कि वो गुस्साएंगे नहीं पब्लिक को, पब्लिक से बहुत प्यार से अदब से बात करेंगे। तो उनका स्ट्रेचर देखो। शंकरन जी के बारे में बताया गया था ना, पीपल्स आईएएस, साउथ इंडिया के जो थे, तो वो तो जीवन भर शादी नहीं किए, जीवन भर अनमैरिड रहे वो, और जनता के बीच में ही रहे। कितने बच्चे लोग को पढ़ाई का माध्यम दिया उन्होंने, पढ़ाया। हाँ, ये बहुत सारे जो सोशल इविल्स प्रैक्टिस हो रहे थे वो रिमूव किया, मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म किया उन्होंने। तो उनका स्टेचर देखो अभी तक है, समझ लो ना। और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो आपका जो आप जो जिस हिसाब से ट्रीट करते हो, कहते हैं ना कई बार होता है ना, ये पुलिस है गलती करेगा, नहीं पुलिस पक्का मिला हुआ है। अब मान लो उसमें एक बहुत बड़ा फेस हो, एक अच्छा फेस हो, जो पीपल का आईएएस है, जो पीपल का आईपीएस है, तो उसको लेके निगेटिव व्यूज नहीं होगा, नहीं समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो ये सब रोल है सिविल सर्विस में, और बिल्कुल बहुत सारे चीज, इनफैक्ट रोल वही है, एम्पैथी, कंपैशन सब आ जाएगा आपके अंदर। तो वो मैं नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वो सिलेबस के अंदर है। बात समझ गए ना, ये हो गया। और भी बहुत सारी चीज तुम लोग लिख सकते हो बैठे बैठे। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है कि क्या जरूरत है वैल्यूज, फाउंडेशनल वैल्यूज का सिविल सर्विस में। मिटा देना।
अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड, क्योंकि दोनों बताना है मुझे। एक तो वैल्यूज बता दिए कि वैल्यूज का क्यों जरूरत है सिविल सर्विस में। अब हम लोग बात कर सकते हैं एप्टीट्यूड का। तो देखो, एप्टीट्यूड एंड योर एटीट्यूड, इसका वर्सेस कर दो। एप्टीट्यूड क्या है आपका? कंपिटेंसी यानी कि स्किल। कंपिटेंसी का मतलब क्या था? स्किल टू परफॉर्म ए जॉब या ए सर्टन जॉब या टास्क। एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या आपके पास एबिलिटी है? तो यदि एबिलिटी है तो यस यू हैव एप्टीट्यूड। यदि आपके पास स्किल नहीं है तो यू डोंट हैव एप्टीट्यूड, सिंपल। बट एटीट्यूड इज नॉट द सेम थिंग। एटीट्यूड क्या है आपका? एटीट्यूड क्या है आपका? साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टू इवैल्यूएट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। याद आया ना एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का मतलब? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कैन बी मैनी थिंग, नहीं, पर्सन, प्लेस, सिचुएशन। और ये किस पे बेस्ड है स्टूडेंट? CAB पे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। देखो, नंबर 1 डिफरेंस देख रहे हो ना कितना डिफरेंस है। यानी कि बेसिकली ये बिहेवियर को डील करेगा। ये तो बिहेवियर है ही नहीं, ये कुछ और है। ये बिहेवियर है, ये स्किल है। दोनों में कितना अंतर है, समझ गए ना? ये स्किल है और ये बिहेवियर पार्ट है। दूसरा देखो, कैन बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैन बी डेवलप्ड और चेंज लिख दो, और चेंज। ये डेवलप भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, यदि तुमको नहीं आता कंप्यूटर चलाना, लेट्स से, तुम सीख सकते हो ना कंप्यूटर चलाना? सीख सकते हो ना? 6 महीना कोर्स कर लो, घर में लैपटॉप ले आओ, बार बार करोगे, अपने आप आ जाएगा। तुमको लेट से एक प्रोग्रामिंग नहीं आ रहा है, सीख लो, हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है? डेवलप कर सकते हो या चेंज कर सकते हो और स्किल को बेटर कर सकते हो। भाई ऐसा नहीं है, रिलेटिवली स्टेबल है ये, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। जो बन गया बन गया। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, मगर ये स्टेबल हो चुका है, ये लॉन्गर पीरियड के लिए रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस समझे स्टूडेंट? बेसिक डिफरेंस। हाँ, जहां तक सवाल है गुड एडमिनिस्ट्रेटर में, देखो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर में दोनों गुण हो सकते हैं, है ना? गुड एप्टीट्यूड भी। अच्छा, हम कैसे मानेंगे कि, एक एग्जाम्पल दो जहां पे तुम ये सिद्ध कर सको हमें कि हाँ ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर है बिकॉज ऑफ दिस एप्टीट्यूड। बताओ तो कोई ऐसा एप्टीट्यूड। हाँ, सही बात है ना? जयशंकर का जो बोलने का तरीका जो है, डिप्लोमेसी जो है, गुड एप्टीट्यूड ही तो है। वो कितना अच्छे से स्किल है। वही यदि बाकी लोग बोलता है तो हो सकता है कि उसमें विवाद हो जाता। He has got beautiful tone, he has got beautiful speaking ability, जिसकी वजह से वो बढ़िया से मैसेज कन्वे कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यदि जिसके पास गुड एप्टीट्यूड होगा, वो जो सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे सीरियस इश्यूज होता है, सीरियस सिचुएशन होता है, सीरियस इशू जैसे राइट्स हो गया, उसको बढ़िया से डील कर लेगा वो। दंगा है, दंगा में बाबू खाली गुड एटीट्यूड का काम नहीं होता, गुड एप्टीट्यूड का भी सबसे बड़ा रोल होता है। दंगा हो गया, दंगा हो गया तो उस समय बाबू हाथ पैर नहीं जोड़ा जाता है दंगा के टाइम में। दंगा समझ रहे हो ना? भीड़ हो गया, एक लोग वन सेक्शन ऑफ पीपल दूसरे सेक्शन पे अटैक कर रहे हैं, पूरा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। उस समय कहो कि गुड एटीट्यूड वाला हम एडमिनिस्ट्रेटर को भेजें तो गलत भी हो सकता है। उस समय जो ज़्यादा जरूरत होता है वो गुड एप्टीट्यूड वाला एडमिनिस्ट्रेटर का जरूरत होता है। हाँ, गुड एप्टीट्यूड वाला एडमिनिस्ट्रेटर, गुड एटीट्यूड वाला भी एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, उसमें डिनाई नहीं करते हैं हम इस बात को। अरे यहाँ पे देखो ना, बाद में लिखना, देखो ना अभी बाद में लिखना, सुनो अच्छे से, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब मान लो कि जिसको एक्सपीरियंस पहले से ही है,
जिसको दंगा हाउ टू डील राइट्स उसको पहले से पता है, वो चीज़ डील करेंगे ना, बिकॉज ही हैज़ गॉट सफिशियंट एप्टीट्यूड पावर, एप्टीट्यूड स्किल। हाँ समझ गए। तो जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो तो उस समय गुड एप्टीट्यूड काम आता है। और ये गुड एटीट्यूड कैसे डालोगे? ट्रेनिंग पीरियड में डाल सकते हो, ट्रेनिंग के टाइम में डाल सकते हो। बात समझे ना? ये इट कैन बी इनकलकेट थ्रू ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। ये प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू आप डाल सकते हो। अरे बच्चे लोग लिखने पे मत रहो, देंगे लिखने के लिए, ध्यान दो यहाँ पे, मूर्ख बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दो क्लास में। गुड एप्टीट्यूड, ये कुछ ये सब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दिमाग में रहना चाहिए। अब देखो गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अब गुड एडमिनिस्ट्रेटर के पास तुम्हारा गुड एटीट्यूड भी रहने का चांस है। गुड एटीट्यूड का मतलब क्या है? उसका बिहेवियर अच्छा होगा, वो अच्छे से बात करेगा, अदब से बात करेगा, जो वीकर सेक्शंस है उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगा। दैट इज एटीट्यूड। रेस्पॉन्स ठीक से करना। अब गुड एटीट्यूड में क्या क्या हो जाएगा? देखो गुड एटीट्यूड में प्रॉपर बिहेव करेगा, प्रॉपर टॉक करेगा, और ये दोनों का कोलैबोरेशन हो जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। बात समझ, दोनों इंडिपेंडेंट है मगर दोनों कंबाइन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, समझे ना? बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो ये तुम्हारा डिफरेंस भी है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। होप से समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गया? क्या हुआ? सीरियस इशू की बात करें। और इसलिए तो बोलते हैं सुना करो ठीक से, राइट्स लिखने पे ध्यान देते हो। क्या है ये सब चीज़? ये तो कोई स्क्रीनशॉट भी कर लेगा वो यूट्यूब में। वो सुनो अच्छे से, आई विल गिव यू स्पेस। समझ, देखो दोनों शब्द देखने में सेम ही लगते हैं, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, देख रहे हो ना? इसके बाद देखो यहां तक तो सेम है वर्ड, देखो केवल पी का रिप्लेसमेंट है टी से, बाकी सब चीज सेम तुमको दिखेगा। मैं देखो मीनिंग कंप्लीट चेंज हो गया ना? लिख लिया ना? अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, आखिर ये फाउंडेशनल वैल्यूज क्यों चाहिए सिविल सर्वेंट को, जो बन चुके हैं सिविल सर्वेंट। एक तो हम सिविल सर्विस का बात किए हैं, सिविल सर्विस का बात किए हैं तो सिविल सर्विस समझ रहे हो ना? पूरा सबके लिए, जो तैयारी भी कर रहा है, जो अंदर घुसेगा, सब पूरा सिस्टम। अब जो वेल इस्टेब्लिश्ड आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, जितने भी है सिविल सर्वेंट सब, उसको क्यों चाहिए फाउंडेशनल वैल्यूज? फाउंडेशनल वैल्यूज का मतलब वही जो दिया गया है सिलेबस में। क्यों इम्पार्शलिटी चाहिए, क्यों इंटीग्रिटी चाहिए, क्यों नॉन पार्टिजनशिप चाहिए, क्या रीजन है उसके पीछे? तो लिखो यहां पे, वाई फाउंडेशनल वैल्यूज, वाई फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स। वाई, फॉर व्हाट रीजन? क्यों फाउंडेशनल वैल्यूज चाहिए सिविल सर्वेंट को? देखो क्यों नहीं चाहिए होगा, क्योंकि सिविल सर्वेंट आफ्टर ऑल पब्लिक रिसोर्सेज का कस्टोडियन है। वो हमारा जितना भी चीज है उसका अभी जो टेम्पररी जो गार्जियन होगा तो वही सिविल सर्वेंट ही है ना? पीडीएस को पहुंचाना है सही समय पे तो कौन करेगा? डीएम ही करेगा, सिविल सर्वेंट ही करेगा। बिकॉज दे आर, क्योंकि सिविल सर्वेंट क्या है? कस्टोडियन ऑफ, कस्टोडियन मतलब गार्जियन, समझ गए ना? गार्जियन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस। क्या है? पब्लिक रिसोर्सेस का कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब कुछ समय तक, फॉर अ टाइम पीरियड, वो उसको मैनेज करेगा, उसको देखेगा, और उसी के लिए तो सिविल सर्वेंट का एम्प्लॉयमेंट होता है। सिविल सर्वेंट को चुना जाता है, उसी रीजन से चुना जाता है ना। तो अब देखो जो कस्टोडियन है पब्लिक सर्विसेज का, पब्लिक रिसोर्सेज का, अच्छा पब्लिक रिसोर्सेज लिखो, सर्विसेज नहीं, पब्लिक रिसोर्सेज लिखो। अभी दूसरा पॉइंट दिखाते हैं। अब पब्लिक रिसोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी, समझे ना? जैसे पीडीएस भी पब्लिक रिसोर्सेस ही है। पैसा भी देखते हो रेवेन्यू जाता कि नहीं जाता है, सब सिविल सर्वेंट ही करते हैं जमा।
टैक्स जो करता है सिविल सर्वेंट ही देख रहे होते हैं सब चीज़ को। हाँ, रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जब इतना कुछ देख रहा है सिविल सर्वेंट, और यदि इसमें करप्शन का भाव हो, इसमें इंटीग्रिटी का लैक ऑफ इंटीग्रिटी का भाव हो, इसमें पार्शलिटी का भाव हो, तो तुमको लगता है कि ये ठीक से मैनेज कर पाएंगे इस चीज़ को? फिर इसलिए चाहिए वैल्यूज इन लोग में, क्योंकि इतना बड़ा गार्जियन है ये, इतना रिसोर्सेज को अपने अंदर रखे हैं। समझ गए ना? इट रिप्रेजेंट्स ट्रस्ट ऑफ पीपल, इट रिप्रेजेंट ट्रस्ट ऑफ पीपल, पीपल का ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि न्याय नहीं मिलेगा ब्यूरोक्रेसी से तो लोगों को कहाँ मिलेगा फिर? है कि नहीं बताओ? तो यदि हमको कुछ दिक्कत हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ, और हम गए हैं पुलिस थाना में और वो बोला कि एफआईआर नहीं करेगा, तो हम फिर कहाँ जाएंगे? हाँ, तो बिकॉज सिविल सर्वेंट आर द रिप्रेजेंट ट्रस्ट ऑफ पीपल। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? पीपल का ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब पीपल का ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है तो इसमें वैल्यू जरूर होना चाहिए। यदि वैल्यूज नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ गए ना? अब बोलो, अब सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट ही इसलिए होता है स्टूडेंट, इसका रोल ही क्या है? सिविल सर्वेंट का रोल ही है टू इम्प्लीमेंट एंड फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, पॉलिसी एंड प्रोग्राम। अच्छा, इनका काम ही है पॉलिसी और प्रोग्राम को बनाना और उसको लागू करना, जिसका इतना इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, किसके लिए स्टूडेंट? फॉर व्हाट रीजन? वेलफेयरिज्म, वेलफेयरिज्म के लिए, ताकि लोग तक गुड्स और सर्विस पहुंच पाए। हाँ, गुड गवर्न, वेरी गुड, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। और यहीं पे दिक्कत हो, यहीं पे प्रॉब्लम हो करप्शन का, तो इसलिए भी स्टूडेंट फाउंडेशनल वैल्यूज बहुत जरूरी है सिविल सर्वेंट के लिए, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट जो काम है। हाँ, सिविल सर्वेंट देखो, अब तुम खुद सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब इंडिपेंडेंट ना, इंडिपेंडेंट पोस्ट, ऑटोनॉमी है। हाँ, ऑटोनॉमी है। जब ऑटोनॉमी है तो संविधान ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दिया है। आपको जस्टिस देखने होंगे, आपको इक्वलिटी फॉलो करना होगा, आपको बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को आगे लेके चलना होगा। तो और आपके पास यदि वैल्यूज नहीं है तो क्या होगा इसका? इसलिए जरूरी है स्टूडेंट, जरूरी है कि अपना गरिमा को, अपने स्टेटस को बचा के चले। जस्टिस, इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ। तो दिस आर द रीजंस, और अनेकों रीजंस हो सकता है। बात समझे? जिसके लिए हम कह सकते हैं कि फाउंडेशनल वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिविल सर्वेंट। समझ गए ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और यदि तुम लोग इनपुट देना चाहते हो तो इनपुट दे सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये आप लिख सकते हो, ये मैंने वही बोलने का प्रयास किया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है वो सिविल सर्वेंट ठीक से ले, उसको ठीक से निभाए। क्या? इक्वलिटी, जस्टिस, रिपब्लिक, बिल्कुल, सेकुलर। ठीक है, और बोलो एनीथिंग जो कि तुम लोग ऐड करना चाहते हो। हालांकि फर्स्ट और जो फर्स्ट में बोलते हैं सिविल सर्विस, और ये दोनों मैच भी कर सकते हो एक साथ। वो सिविल सर्विस के लिए था, ये सिविल सर्वेंट के लिए है। मोटा मोटी बात एक ही है, मैंने अलग किया है जानबूझ के, क्योंकि ये वेल इस्टेब्लिश सिविल सर्वेंट्स हैं, क्योंकि वो बन चुके हैं। वो सिविल सर्विस तो एक धारा है वो। और बताओ, समझ गए ना? और तुम लोग एंडलेस उसमें डालते रहोगे, बस पेज छोड़ देना। जितना पढ़ते जाओगे उतना समझ बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था,
स्पेस हमेशा छोड़ दिया करो। वेरी गुड। देखो यहाँ से मुझे एक नया पॉइंट नजर आ रहा है, नेशनल यूनिटी के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए, नेशनल यूनिफॉर्मिटी के लिए। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। नहीं, सब आइए, सब हर एक स्टेट में यूनिफॉर्मिटी आएगा ना, यूनिटी आएगा ना, बिल्कुल। नेशनल यूनिटी और नेशनल यूनिफॉर्मिटी के लिए भी है, या फिर इसको इंटीग्रिटी के लिए भी कह सकते हैं। नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी वैल्यूज होना बहुत ज़रूरी है। अब बताओ, कोई बॉर्डर एरियाज में है, कोई सिविल सर्वेंट तैनात है हमारे, और मान लो कुछ हमारा जो सीक्रेट जो डेटा है वो लीक कर दें, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो वैल्यूज अच्छा होना चाहिए। कैसा वैल्यूज? सिक्योरिटी टू द स्टेट, नहीं इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। हाँ, इंटीग्रिटी वर्ड है कि नहीं है बताओ? तो ये समझ होना चाहिए कि ये हमको नहीं पास ऑन करना है इस तरह का इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए यू हैव टू प्रोवाइड गुड वैल्यूज। नहीं तो जानते हो ना, कुछ चंद पैसा के लिए यदि सिविल सर्वेंट बिक जाएगा तो बहुत बड़ा समस्या आ सकता है देश में। और हुआ है इससे पहले भी। हम जानते हैं कि पंजाब में क्या हुआ था 1-1.5 साल पहले। डीएसपी पकड़ा गया था ना पंजाब का, नहीं पता है तुम लोग को? पकड़ा गया था। पाकिस्तान का जो एजेंट है आईसीस को कुछ इनपुट दिया था उसने, तो वो तो ब्लैक स्पॉट हो जाएगा फिर ब्यूरोक्रेसी में। जैसे अभी भी देखो, अभी भी बहुत सारे आईएएस पकड़ाते हैं। एक थे ना, बिल्कुल एक लेडी डीएम जो थी झारखंड की, उस पर अब कितना सही है कितना गलत है वो तो अपना विषय बात का है, चेक का है, जांच पड़ताल होगा उस पर। बट छवि तो जान रहे हो क्या बन के उभरा है न्यूज़पेपर में या फिर डिजिटल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो उस चीज़ को भी कम करने के लिए, समझे ना, अब ये चीज़ तुम उससे भी जोड़ के लिख सकते हो कि एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, करप्शन इश्यूज कम करने के लिए भी जरूरी है, ताकि वो अपना कोर जो जिम्मेदारी दिया गया है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ इंटीग्रिटी के साथ काम कर सके वो। इंटीग्रिटी लिख दिया हूं तो बाकी सब वैल्यू साथ ही आ जाएगा। समझ गया ना? अब देखते हैं प्रॉब्लम्स इन सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में क्या प्रॉब्लम्स है, लिख लो इसको। प्रॉब्लम्स इन सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज में प्रॉब्लम क्या है? तो देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो बच्चे लोग मेनेंस ऑफ करप्शन। बहुत ज़्यादा करप्शन है ना सिविल सर्विस में। रेट टैपिज्म, रेट टैपिज्म समझते हो? फाइल इधर से उधर घूम रहा है। यदि रेट टैपिज्म हो तो गुड गवर्नेंस का कोई बात ही नहीं है। गुड गवर्नेंस रिड्यूस हो जाएगा, योर गुड गवर्नेंस विल रिड्यूस, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रेट टैपिज्म। अब देखो और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है सिविल सर्विस में। हाँ, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म का भी बहुत कमी है। अपना ही लोग घुमा दिए, बैठा दिए। प्रोफेशनल होना चाहिए स्टूडेंट। एक डीएम है तो डीएम है, वो किसी का भाई नहीं है, किसी का चाचा नहीं है, किसी का मामा नहीं है, वो डीएम है, समझे? वो कस्टोडियन है पब्लिक रिसोर्सेज का। यदि वो उस समय भी उसको अपना, समझ रहे हो ना, वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आए तो गलत है, पर फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी की वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, ये भी लिख दोगे। बिकॉज ऑफ दिस रीजन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तुमको देखने को मिलता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरी बात है, जानते हो कि
एक अच्छा डीएम का भी ट्रांसफर तुरंत कर देता है, आर्बिट्री ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट। ये सबसे बड़ा लकूना है। कोई डीएम अच्छा काम करना चाहता है तो उसको तुम रहने ही नहीं दे रहे हो स्टेट में, यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है। तो देखो ये बहुत बड़ा इश्यूज है। बिहार डायरी देखे हो ना, उसमें देखे हो ना क्या क्या होता है ऊपर से। तो टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और यदि सिविल सर्विस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो तो अच्छी बात नहीं है ये। तो जो अच्छे लोग होंगे काम करने वाले वो भी हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे कि हम कर किसके लिए रहे हैं। तो कहने का मतलब लैक ऑफ एफिशिएंट इंसेंटिव सिस्टम। बता, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको तुम पुरस्कृत भी नहीं कर रहे हो, किसी ने अच्छा काम किया है उसको तुम क्या कर रहे हो, आउट कर दे रहे हो, तो गलत बात है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल तुमको देना चाहूँगा, रियल एग्जांपल। कोविड के टाइम में ना नोएडा के एक डीएम थे, ठीक है ना, वो बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही अच्छे डीएम थे, बहुत ही अच्छे डीएम, अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। और जानते हो कि कोविड के टाइम में क्या डीएम का टाइमिंग, नहीं सुबह शाम हर समय काम कर रहे थे वो। हम लोग तो दिन में बैठे रहे, पूरा सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। डीएम का सबसे ज़्यादा काम था कोविड के टाइम में पूरा इंस्पेक्ट करना। अब वो डीएम इतना अच्छा डीएम था, उसके बावजूद भी वहाँ में, क्योंकि कोविड के टाइम में मैनेज करना मुश्किल था, बहुत डेथ हुआ, तो चूंकि डेथ बहुत ज़्यादा हुआ उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो तुम तो उसके ऊपर ठेकड़ा फोड़ दिए कि ये डीएम ने ठीक से मैनेज नहीं किया और उसको हम ट्रांसफ़र कर दिए, यानी कि उस पर आरोप लगा के आपने क्या किया, मामला को ख़त्म कर दिया। ये भी नहीं होना चाहिए। बोले वहाँ XYZ डीएम निलंबित हो गए, तो व्हाट इज दिस। तो इस यदि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे डीएम को, तो फिर डीएम कैसे एक्शंस लेगा ठीक से, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला किसको क्या पता। तो बैकअप होना चाहिए ना ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये काम करिए हम देख लेंगे। अब बट वो बैकअप ही नहीं दोगे तो फिर डीएम हताश हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक योर लैक ऑफ एफिशिएंट इंसेंटिव सिस्टम। अरे जो अच्छा किया उसको पुरस्कृत करिए, उसका एग्जाम्पल लीजिए। अब बताओ, जो अच्छा इतना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था नोएडा डीएम का, रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया ये बोल के कि मैनेज नहीं कर पाए, तो जीवन भर जो मेहनत किए थे सब जीरो हो गया उनका। और लोग तो वही देखेगा कि देखो ट्रांसफर कर दिया गया। तो ऐसे वाले डीएम फिर अच्छा काम करना चाहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, ये प्रॉब्लम। लैक ऑफ एफिशिएंट इंसेंटिव सिस्टम, हाँ, करप्शन हो चुका है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म हो चुका है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ, हाँ प्रोफेशनलिज्म हो गया ना, हाँ ये हो गया। और बताओ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम है सिविल सर्विस में, बताओ स्टूडेंट। वेरी गुड, ये अच्छा पहले ये मैं लिख देता हूँ, आर्बिट्री ट्रांसफर लिख दो, आर्बिट्री ट्रांसफर, ये बहुत अच्छा बोले हो तुम। यानी कि जो सीनियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन है, वो भी उतना अच्छा नहीं है, नॉट गुड। अब जो सीनियर है ना वो तो गॉड की तरह एक्ट करता है, बिग ब्रदर की तरह एक्ट करता है सीनियर लोग, और फिर जूनियर लोग बहुत डरता है, एक्सेस डरता है। अभी बिहार डायरी में बहुत अच्छे से दिया गया है ये चीज़, कैसे वहाँ अमित लोधा जी को फ़ोन आता है सीनियर से, कहा बाबू ठीक हो, हम इतना तुम्हारा काम कर दिए, तुम तो थैंक यू भी नहीं बोला। ये है ना, सुने हो, समझ में आ जाएगा। देखो वहाँ पे इसका मतलब सीनियर अपने आप को किस लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि एफिशिएंसी लाना है तो जरूरी है कि सीनियर और जूनियर एज अ टीम वर्क, एज अ टीम स्पिरिट के साथ काम करें। यदि टीम स्पिरिट नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगा, उसमें नेगेटिविटी आ जाएगा उसके अंदर, समझ गए ना। तो ये सब चीज प्रॉब्लम है इंडिया में। और जो सिविल सर्वेंट है वो अपने आप में पता नहीं क्या समझता है, और जो ग्लोरीफाई हुआ है सिविल सर्विस का, अभी रिसेंट टाइम में तो और ग्लोरिफिकेशन है, हर कोई बोलता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहिए। नहीं,
और हम भी भेजते हैं, हम भी बोलते हैं ये चीज़। मत, तैयारी अलग है, व्यवहार अलग है। मैंने कभी नहीं कहा कि राजा वाला बिहेवियर लेके चलो। सिविल सर्वेंट हो, देखो नाम ही तो समझ में नहीं आ रहा है क्या सिविल सर्विस। हाँ, जन का सेवा करना, यही ना हुआ, जनहित सेवा हुआ। अब पब्लिक सर्वेंट, यदि ठीक से इसको कन्वर्ट किया जाए तो क्या हो, इसका मतलब क्या होता है पब्लिक सर्वेंट का मतलब? हाँ, जनता का नौकर, जनता का सेवक। चलो नौकर वर्ड यदि डेरिवेटिव लगता है तो उसको हटा देते हैं, जनता का सेवक। तो जनता का सेवक का मतलब थोड़ी कि जनता के ऊपर ही चढ़ जाए। मगर देखो अभी तुम पूरा देख लो, पुलिस को देख के अभी भी डर लगता है तुमको, मोस्ट ऑफ द पीपल को, कि वही कॉलोनियल हैंगओवर है। तो वो सब चीज़ को ठीक करना होगा। एक तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, देखो ये भी लिख दो, रूड एटीट्यूड, रूड एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। फ्रेंडली नेचर नहीं है, मिसिंग है फ्रेंडली नेचर। जो फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, ये बहुत कम ही है ऐसे हमारे सिविल सर्वेंट जो एक बार में आदमी से ना कॉपरेट कर लेते, एक बार आइए बैठी बैठी क्या प्रॉब्लम है, देखते हो कई कई है ना ऐसे IPS IAS सब बढ़िया से नीचे बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। अरे ऐसे भी उन्होंने तैयारी बैठ के ही किया था नीचे, ये क्या नहीं सोचते हो? तुमको तो डायरेक्ट वो तारा दिख रहा है उनका, ये क्या नहीं दिख रहा है कि वो लाइटर से जला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। बेचारे बहुत मेहनत करके बनते हैं, सब मेहनत करता है। अमीर घर का बच्चा भी मेहनत करता है, गरीब घर का बच्चा भी मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि अमीर घर का बच्चा मेहनत नहीं करता है सिविल सर्विस पे, उतना ही टफ है उसके लिए, तो वो तो सब कुछ जानता है। मैं चूँकि सिस्टम में गड़बड़ी है स्टूडेंट, इसलिए रूड बिहेवियर हो जाता है। ये सब चीज़ ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे? वही वैल्यूज़ को इनकलकेट करके, वैल्यूज़ को ला के। होप्स तो समझ में आ गया होगा ये सब प्रॉब्लम है सिविल सर्विस में। तो जब सिविल सर्विस में प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, तो सॉल्यूशन पे ही बात करेंगे हम लोग। लिख लो इसको। अलग अलग कमिटी है, समझे ना, अलग अलग कमेटी ने अपना अपना रिकमेंडेशन दिया है इसमें। अच्छा, एक दो कमेटी याद है तुम लोग को? हाँ हाँ, PC होटा कमेटी पढ़े थे क्या? किस चीज़ में पढ़े थे? कब का है वो? 2006 का? 2006 का ही नहीं, ऐसे टाइम का कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे लिखो, रिकमेंडेशन नहीं है, रिकमेंडेशन फॉर सिविल सर्विस, सिविल सर्विसेज के लिए रिकमेंडेशन, सुझाव कैसे बेटर। तो सुझाव में आएगा तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट आएगा संतनम कमेटी। संतनम कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, बहुत पहले ये कमेटी बैठा था, यदि मुझे ठीक से याद है तो ये 1959 का होगा। ठीक है, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट। संतनम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस कमेटी के हिसाब से ये बोला गया है स्टूडेंट कि स्कूलिंग टाइम में ही, बच्चे लोग का स्कूलिंग टाइम में ही ना अच्छे से सिखाना चाहिए, ऑनेस्टी के बारे में चर्चा करना चाहिए, इंटीग्रिटी के बारे में चर्चा करना चाहिए। और ये बात तो सही है। देखो अभी मान लो कि बचपन में ही वो वैल्यूज़ नहीं आया और अचानक सिविल सर्विस पर कैसे वैल्यूज आएगा? तो यानी कि चाइल्डहुड से ही, इसमें यही फोकस किया गया, चाइल्डहुड से ही है ना, गुड वैल्यूज पे काम होना चाहिए। कैसे? एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, वही टेक्स्ट बुक सब में होना चाहिए। ये संतनम कमेटी है। पे कमीशन, पे कमीशन, पे कमीशन ने भी बोला है स्टूडेंट, वही पे कमीशन जानते हो ना, फाइनेंस पे कमीशन जो है तुम्हारा। कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? पे कमीशन वही फाइनेंस कमीशन ही है, ऐसे फाइनेंस कमीशन भी कह सकते हो।
इसमें बोला गया कि भाई इंटीग्रिटी को बढ़ाइए, इंटीग्रिटी स्ट्रॉन्ग करिए। उसके आते हैं होट्टा कमेटी। अच्छा हाँ, होट्टा कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होट्टा कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, होट्टा कमेटी। अब होट्टा कमेटी में बहुत ही अच्छा बात किया गया है स्टूडेंट। होट्टा कमेटी में ये बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स होंगे, जो विद्यार्थी तैयारी करके पहुंचते हैं, पास कर गए, मान लो कि कैंडिडेट्स डिजर्व नहीं करते हैं, तो ट्रेनिंग टाइम से इसको रिमूव कर देना चाहिए। बड़ी बात है ना। सुनो अच्छे से क्या बोल रहे हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि चलो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, आप सेलेक्ट हो गए। इन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट्स जो बन चुका है, यदि ट्रेनिंग के टाइम में उसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, वो कर नहीं पा रहा, कई लोग तो खाली पढ़ के ही बन जाते हैं, मगर उसके अंदर वो वैल्यूज नहीं होता है, उसके अंदर वो क्षमता नहीं होता है, तो उसको ट्रेनिंग टाइम से ही रिमूव कर दीजिए। मगर बहुत बड़ा बात हो जाएगा इससे। ये रिकमेंडेशन ही है, नहीं तो फिर बोलेगा इतना पढ़ने क्या फायदा हुआ फिर। तो कैंडिडेट जो कि फिट नहीं है, नॉट फिट इन ट्रेनिंग पीरियड, शुड रिमूव्ड, उसको निकाल देना चाहिए। समझ गए? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। दूसरा रिकमेंडेशन क्या है कि जो परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू होना चाहिए, बार बार परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए। ये बात से तो मैं सहमत हूं। नहीं, एक आईएएस कितना काम कर रहा है, पहले कंपेयर में कितना काम किया, उसके पीयर ग्रुप ने कितना काम किया, परफॉर्मेंस रिव्यू होते रहना चाहिए। ये एक तरह से इंसेंटिव है। हाँ, और जो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए डिसेंटिव हो जाएगा, फिर उसके लिए ठीक विपरीत हो जाएगा ये। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज योर नोलन कमेटी। स्टूडेंट ये तुम लोग लिख सकते हो, इनफैक्ट ये सभी चीज लिख सकते हो। देखो नोलन, जो नोलन है ना, ये ब्रिटिश यूके के एक मिनिस्टर का नाम है, समझे। और इसने 1990s में 1990 में रिकमेंडेशन दिया था सिविल सर्वेंट के लिए, तो इसलिए ये बहुत वर्ल्ड फेमस है ये नोलन कमेटी। कैसे याद करोगे इसका वैल्यूज, कैसे याद करोगे? तो इसने 7 प्रिंसिपल पे बात किया था, 7 प्रिंसिपल, कि एक सिविल सर्वेंट को 7 प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और उसी का मैं निमोनिक बना रहा हूं यहाँ पे, देखो इसको ऐसे याद कर लो, सुहाली, सुहाली याद कर लो। सु एस स्टैंड फॉर सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस। ओ स्टैंड फॉर ओपननेस, ओपननेस। सेकेंड, ओ स्टैंड फॉर योर ऑब्जेक्टिविटी। एच स्टैंड फॉर ऑनेस्टी। ए स्टैंड फॉर अकाउंटेबिलिटी। L stand for leadership, and I stand for your integrity, which is the master value of all the values. समझ गए? तो ये नोलन कमेटी का रिकमेंडेशन है, 1990s में दिया गया था यूके में, और ये इतना विख्यात हुआ कि पूरा दुनिया में प्रैक्टिस शुरू हो गया इस पे। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में या ब्यूरोक्रेसी में ये सब 7 प्रिंसिपल जरूर होना चाहिए। 7 प्रिंसिपल्स क्या क्या है? सेल्फलेसनेस, मतलब कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट का बात नहीं हो, हाँ, निस्वार्थ ढंग से, विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, आपका सर्विस ऐसा होना चाहिए। ओपननेस मतलब पूरा खुल के, ओपननेस का मतलब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी उसी में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि फलना फलना ने क्या किया, मर्डर किया किसी का, मगर क्या एविडेंस क्या है? सिविल सर्वेंट को कभी भी भावना से काम नहीं करना चाहिए, तथ्य पे काम करना चाहिए। केस में क्या एविडेंस, क्या मेरिट है, मेरिट के हिसाब से उसको फैसला देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 आदमी दौड़ते हुए आ गया और किसी के बारे में कंप्लेन कर दिया और एक्शन ले रहे, नहीं। हमेशा देखोगे इंटरव्यू में आता है ना, तो आईपीएस लोग क्या बोलते हैं, एसपी लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या बोलते हैं? मामला का जांच पड़ताल हो रहा है, ये नहीं बोलते हैं हाँ कमेटी बना है, चेक हो रहा है। कमेटी क्यों बना है? ये ऑब्जेक्टिविटी की वजह से।
क्या भरोसा उसको फंसाया जा रहा हो, क्या भरोसा हो, ऐसा हो ही सकता है, पूरा चांस है ऐसा होने का। ऑनेस्टी जब पता है तुम लोग को, एकदम ईमानदारी से काम करना। अकाउंटेबिलिटी देखो, यानी कि जो काम कर रहे हो उस पर मतलब अकाउंटेबल रहना, आंसरेबल रहना। अब मैं हमेशा विद्यार्थी से भी कहता हूँ कि बी अकाउंटेबल विथ योर वर्क। यदि आज अकाउंटेबल नहीं रहोगे तो सर्विस में कहाँ से रहोगे फिर। ये शब्द जो है ना, ये खाली पढ़ने के लिए नहीं है, ये डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है, समझे ना। और हाँ, जितना है उतना ही करना है, एक्सेस भी नहीं करना है, ना ही कम करना है। जितना एक विद्यार्थी से बन पड़े उतना करना है। और इसके अंदर जाओगे तो अब कैसे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेगा? आरटीआई के थ्रू मेंटेन होता है ना सिविल सर्वेंट का। तो या फिर जाओगे डीएम का दफ्तर के बाहर जाओगे तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड रहेगा, तरह तरह का जो प्रोग्राम होगा वहाँ पे चिपकाया जाएगा। हाँ, यदि डीएम का संपत्ति भी देखना है तो आप आरटीआई के थ्रू आप देख सकते हो। ये अकाउंटेबिलिटी है, लीडरशिप, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए, जुझाड़ू होना चाहिए सिविल सर्वेंट। अब सिविल सर्वेंट में ही लीडिंग कैपेसिटी नहीं है, लीडिंग एबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड इंटीग्रिटी है, क्योंकि इंटीग्रिटी रहेगा तो बाकी सब चीज़ रहेंगे। तो ये नोलन कमेटी का रिकमेंडेशन था जो कि हाईली पूरा वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को, और इंडिया ने भी स्वीकार किया है, इंडिया ने भी प्रयास किया इसको डालने का। एक तो सबसे बड़ी बात है, देखो अब रिकमेंडेशन फॉर सिविल सर्विस में कहोगे तो एक तो तुम्हारा अपने आप में जीएस पेपर लाना, एथिक्स पेपर लाना, कब कौन से ईयर में लाया गया? हाँ 2011 में लाया गया, इफ आई एम करेक्ट। देखो तो फर्स्ट क्लास में तुम लोग को बताया गया था। हाँ देखो भाई, चलो हाँ बिल्कुल एथिक्स पेपर ना, हाँ बिल्कुल 2013। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लाने का। सिविल सर्विस के पढ़ाई में एथिक्स पेपर को लाना भी अपने आप में बड़ी बात है कि एथिकल वैल्यूज कैंडिडेट्स के अंदर, समझ गए ना। ये सभी रिकमेंडेशन है। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर हुआ, दैट्स इट।